वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रक्त यानी कि ब्लड। विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं की संरचना एवं उनके कार्यों के बारे में आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे। रक्त हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक द्रवीय कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की ब्लड सेल्स एवं फ्लूइड मैट्रिक्स यानी कि प्लाज्मा पाया जाता है। ब्लड हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस यानी कि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिजीजेज इज नोन एज हेमेटोलॉजी। ब्लड की संरचना का अध्ययन एवं इनसे जुड़ी हुई विभिन्न बीमारियों के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ब्लड का अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर सेलुलर सब्सटेंस या ब्लड सेल जो हैं वो 44 या 45% पाए जाते हैं। इनमें से 44% हमारी आरबीसी कोशिकाएं एवं बाकी की 1% विभिन्न प्रकार की प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा का अमाउंट ब्लड के अंदर 55% होता है। कुल मिलाकर के उसमें से 91% लिक्विड होता है और 9% जो है वो सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: एरिथ्रोसाइट्स कोशिकाएं या आरबीसी, ल्यूकोसाइट कोशिकाएं या डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं एवं प्लेटलेट्स एवं और थ्रोम्बोसाइट कोशिकाएं। ब्लड कोशिकाएं यानी कि रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: एरिथ्रोसाइट्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स ये हमारे रक्त की मुख्य कोशिकाएं हैं और मुख्यतः ये हमारे शरीर के अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है या गैसियस ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाना, ऑक्सीजन को शरीर के लंग्स से लेकर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना एवं विभिन्न अंगों से निकलने जो बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है उसे विभिन्न अंगों से पुनः ले जा कर के और लंग्स के द्वारा वापस बाहर निकालने की जो हमारी क्रिया होती है उसमें मुख्य योगदान हमारा एरिथ्रोसाइट्स कोशिकाएं या आरबीसी कोशिकाओं का होता है। आरबीसी मुख्यतः बाइकॉन्वेट ए न्यूक्लिएटेड सेल होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी आरबीसी कोशिकाएं जो होती है उनके अंदर केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है। ये एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसका साइज 7 माइक्रोन मीटर तक होता है। अगर हम आरबीसी की संख्या देखें तो लगभग 4.5 से 5.5 लाख प्रति घन mm इनकी संख्या पाई जाती है। आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर द्वारा मेज़र किया जाता है। आरबीसी का जीवन काल या लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है, 120 डेज का होता है। आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक वयस्क शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो 900 ग्राम तक पाया जाता है और ये प्रत्येक आरबीसी का 1/3 भाग या 1/3 भाग बनाता है। आरबीसी बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर उत्पादित की जाती है और अस्थि मज्जा के अंदर इसके उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसे एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। इनमें 4 न्यूक्लिएटेड आरबीसी जो है उन्हें रेटिकुलोसाइट कहते हैं, यानी कि आरबीसी जो मेच्योर आरबीसी है उससे बनने की जो पूर्व की अवस्था है उन्हें हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं और इनके अंदर केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की उपस्थिति होती है। ये हमारी एक वयस्क आरबीसी की संरचना है जो कि डिस्क यानी कि चपटी और डिस्क रूपी होती है। उसके बाद सेकंड प्रकार की सेल जो हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है या कोशिकाएं वो होती हैं हमारी ल्यूकोसाइट यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं या इन्हें हम डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे इम्यून सिस्टम की मुख्य सेल्स होती हैं यानी कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती हैं। इनका साइज़ लार्ज होता है। ये कंपैरेटिवली आरबीसी के कंपैरिजन में बड़ी आकार में बड़ी होती हैं। इनका शेप जो है वो ओवल होता है। इन सभी कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की उपस्थिति होती है। कुछ कोशिकाओं या कुछ ल्यूकोसाइट कोशिकाओं के अंदर ग्रेन्यूल्स यानी कि कणीय संरचनाएं पाई जाती हैं।
अगर हम WBC के काउंट की बात करें तो टोटल 4000 से 11,000 पर mm³ WBC जो है वो रक्त के अंदर पाई जाती हैं। मुख्यतः WBC दो प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं एवं अग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं, कणीय WBC एवं अकणीय WBC। इनका शेप, साइज़ और इनका लाइफ स्पैन जो है वो अलग अलग होता है। ग्रेनुलोसाइट कोशिकाओं के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार की ग्रेनुलोसाइट पाई जाती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एवं इओसिनोफिल कोशिकाएं। एवं अकणिकीय या अग्रेनुलोसाइट कोशिकाओं के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट कोशिकाएं। फिर से देखते हैं, WBC हमारी 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट यानी कि कणिकीय कोशिकाएं एवं अग्रेनुलोसाइट यानी कि अकणिकीय कोशिकाएं। ग्रेनुलोसाइट कोशिकाओं को पुनः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, न्यूट्रोफिल कोशिका, इओसिनोफिल कोशिका एवं बेसोफिल कोशिकाएं। जबकि अग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट कोशिकाएं। सबसे पहले आते हैं हम कणिकीय प्रकार की WBC या ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं। ग्रेनुलोसाइट कोशिकाओं में प्रथम प्रकार हमारा न्यूट्रोफिल कोशिकाओं का होता है। ये सारे WBC यानी कि जितनी भी ल्यूकोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है उनका लगभग 40 से 70% भाग बनाती है, यानी कि सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं WBC में से। इनका जो नेचर होता है वो फेगोसाइटिक नेचर होता है। फेगोसाइटिक नेचर यानी कि कोशिका भक्षण, ये प्रक्रिया दर्शाती है। कोशिका भक्षण का मतलब होता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल को ये अपने आप में एनगल्फ कर लेती है और उनको डाइजेस्ट करती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, यानी कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की प्रथम कोशिकाएं हैं जो कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के होने पर फाइट करने का या उनसे लड़ने का काम करती हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है, इनका जीवन काल जो है वो 6 घंटों तक होता है। सेकेंड प्रकार की जो ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम इओसिनोफिल कोशिकाएं कहते हैं। इओसिनोफिल कोशिकाएं मुख्यतः एसिडिक डाई से अभिरंजित की जा सकती हैं, जबकि न्यूट्रोफिल कोशिकाएं किसी भी प्रकार का स्टेन ग्रहण नहीं करती हैं, उन्हें हम किसी भी प्रकार से रंजित नहीं कर सकते हैं। इओसिनोफिल कोशिकाओं को हम एसिडिक डाई जैसे कि इओसिन डाई से रंजित कर सकते हैं। ये संपूर्ण WBC कोशिकाओं का 1 से 4% भाग बनाती हैं। ये पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करती हैं और एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान जो हिस्टामिन रिलीज़ किया जाता है उसे न्यूट्रलाइज करती हैं, यानी कि उसे संदमित करती हैं। इसलिए इनकी संख्या पैरासिटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन के अंदर इनकी संख्या जो है वो बढ़ जाती है। तीसरी प्रकार की कोशिकाएं हैं हमारी बेसोफिल कोशिकाएं। ये संपूर्ण WBC कोशिकाओं का 1% भाग बनाती हैं। इनके अंदर बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि क्षारीय कण पाए जाते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू की मास्ट सेल से रिजेंबल करती है या उनके समान गुण रखती है, और इनके अंदर हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन नामक स्राव जो है वो ये स्रावित करती हैं। मुख्यतः इन्हें हम बेसिक डाई से अभिरंजित कर सकते हैं या स्टेन कर सकते हैं। उसके पश्चात हमारी आती है अकणिकीय कोशिकाएं या अग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं। ये भी एक WBC का एक प्रकार है जिसे हम लिम्फोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। संपूर्ण WBC का 20 से 40% भाग जो है वो हमारी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाती हैं। ये सबसे छोटी WBC कोशिकाएं होती हैं। लिम्फोसाइट कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, B लिम्फोसाइट कोशिकाएं एवं T लिम्फोसाइट कोशिकाएं। ये भी हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिकाएं हैं। और B लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो है वो द्रव्य प्रकार की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जिसे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। जबकि T लिम्फोसाइट जो है वो सेल मीडिएटेड यानी कि टिश्यू माध्य प्रतिरक्षा में मुख्य भूमिका निभाती है। अन्य प्रकार की कोशिकाओं में आती है हमारी मोनोसाइट कोशिकाएं। ये कंपैरेटिवली लार्जर साइज़ की होती हैं, ये लार्जेस्ट WBC है। संपूर्ण WBC का या वाइट ब्लड सेल्स का 2 से 8% भाग जो है वो मोनोसाइट कोशिकाओं का बना होता है। इनके अंदर जो खास बात है वो है इनका हॉर्स शू शेप्ड किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियस या केंद्रक होता है वो एक बीन आकार का या किडनी के आकार का होता है।
मोनोसाइट कोशिकाएं डिफ्रेंशिएट होकर के मैक्रोफेज कोशिकाएं बनाती हैं और जो कि टिश्यू के अंदर एंटर करके एमएचसी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करती है। मैक्रोफेजेस को अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैक्रोफेजेस के अंदर भी फैगोसाइटिक नेचर पाया जाता है, यानी कि कोशिका भक्षण की प्रतिक्रिया दर्शाती हैं। ये भी लीवर के अंदर इनको कुपर सेल कहा जाता है। बोन के अंदर यानी कि हड्डियों के अंदर इनको ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका कहा जाता है। ब्रेन एवं स्पाइनल कोड के अंदर इनको माइक्रोग्लायल सेल्स कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजित ऊतकों के अंदर इन्हें हिस्टोसाइट कोशिका कहा जाता है। लंग्स या फेफड़ों के अंदर इन्हें डस्ट सेल या एल्वियोलर मैक्रोफेजेस कहा जाता है और थाइमस के अंदर ये हेसेल्स कार्पसेल्स बनाती हैं। इस प्रकार से ये हमारी विभिन्न प्रकार की WBC कोशिकाएं हुई। थर्ड प्रकार की हमारी कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें हम प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट कोशिकाएं जो हैं वो बहुत छोटी स्मॉल नॉन ग्रेनुलोसाइट डिस्क के समान संरचनाएं होती हैं। नॉन ग्रेनुलोसाइट मतलब इनके अंदर कोई भी प्रकार के कण नहीं पाए जाते हैं। इनका जो काउंट है या इनकी जो संख्या है वो 1.5 से 4.5 लाख प्रति घन mm होती है। इनका लाइफ स्पैन 7 to 10 डेज का होता है। इनका जो काल है, जीवन काल है, वो 7 से 10 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य कोगुलेशन यानी कि रक्त का स्पंदन करने में मुख्य इनका भूमिका निभाती है और ये एक पदार्थ सिक्रीट करती है जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, जो कि प्लेटलेट्स के दौरान क्लोटिंग के दौरान एक सिक्रीट किया जाने वाला एक मुख्य अवयव है। ये विभिन्न प्रकार की ब्लड सेल्स हैं। इनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिकाएं हैं हम एरिथ्रोसाइट्स या RBC कहते हैं। सेकंड प्रकार की हमारी कोशिकाएं होती हैं WBC। WBC विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। ग्रेनुलोसाइट्स एवं एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एवं बेसोफिल। और एग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं जो हैं वो 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट एवं लिम्फोसाइट। मोनोसाइट कोशिकाएं परिवर्तित होकर के मैक्रोफेजेस बनाती हैं और तीसरी प्रकार की रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, जो कि रक्त स्पंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसके पश्चात हमारा रक्त का प्रमुख भाग जो है वो है प्लाज्मा यानी कि द्रव्य भाग। अगर ब्लड में से ब्लड सेल्स ये जितनी भी कोशिकाएं हमने अभी तक पढ़ी हैं, अगर हम उनको अलग कर दें तो जो बचा हुआ भाग होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और यदि हम प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन्स को अलग कर दें तो जो बचा हुआ भाग है द्रव्य पदार्थ है वो हमारा सीरम कहलाता है। प्लाज्मा में से ब्लड में से अगर हम ब्लड सेल्स को निकाल दें तो बचा हुआ भाग जो है वो प्लाज्मा कहलाता है। ये एक लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का और 90 से 92% इसके अंदर वाटर पाया जाता है। 7 to 8% इनके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं और 1 से 2% जो है वो विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस या पदार्थ होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमोनिया, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन एक्सेट्रा। ये एक ट्रांसल्यूसेंट येलोइश पदार्थ होता है और विस्कस होता है और नॉर्मल इसकी जो रेंज होती है वो 60 to 80 ग्राम पर DL ऑफ ब्लड होती है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने, कोगुलेशन करने, विस्कोसिटी को मेंटेन करने, ब्लड प्रेशर को बनाए रखने, विभिन्न प्रकार की डिफेंसिव क्रियाओं में और गैसेस ट्रांसपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एवं फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन जो है ये मेन फंक्शन इसका जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना है। इसे हम ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं। जो ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर है उसको बनाए रखने का कार्य हमारा एल्ब्यूमिन करता है। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स का 58 to 68% जो है वो एल्ब्यूमिन का बना होता है। ग्लोबुलिन ये एक मुख्य प्रकार का इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो कि इस इम्यूनोग्लोबुलिन में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा गामा ग्लोबुलिन होता है। ये हमारे एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ग्लोबुलिन जो है वो हमारे एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। फाइब्रिनोजन टोटल 3 to 4% हमारे फाइब्रिनोजन पाए जाते हैं, जो कि मुख्यतः ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त के स्पंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो
प्लाज्मा की पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन एंड विभिन्न प्रकार के मिनरल्स प्लाज्मा में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन प्लाज्मा का मुख्य भाग बनाते हैं। इसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिन। ब्लड के अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें तो टोटल बॉडी वेट का 7 to 9% भाग जो है वो हमारा ब्लड से मिलकर के ब्लड का बना होता है। टोटल 79 ml पर kg ब्लड की उपस्थिति हमारे शरीर में पाई जाती है। ब्लड वॉल्यूम जो है वो 5 to 6 लीटर हमारे पूरे शरीर के अंदर रक्त या ब्लड की उपस्थिति होती है। इसकी अगर हम विस्कोसिटी देखें तो 3.5 से 5.5 तक इसकी विस्कोसिटी होती है, विच इज़ मोर 3.5 to 5.5 टाइम्स मोर देन द वाटर की तुलना में 3.5 गुना ये अधिक हैवी होता है या भारी होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 0.45 से 1.065 तक होती है। पीएच इसकी 3 to 7.4 के करीब होती है, विच इज़ स्लाइटली एल्कलाइन। वीनस ब्लड जो है उसका पीएच कम होता है और जबकि आर्टेरियल ब्लड है उसका पीएच ज़्यादा होता है, क्योंकि वीनस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 100.4 फ़ारेनहाइट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर 25 mmHg के करीब होता है। कलर रेड होता है जो कि इसमें उपस्थित पिगमेंट हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। रक्त के कार्य या फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। सबसे पहला कार्य है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से लेकर के बॉडी टिश्यूज़ की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज़ से लंग्स की तरफ। विभिन्न प्रकार के वेस्ट पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो ब्लड के द्वारा ही बाहर निकाले जाते हैं, जो कि लेकर के जाए जाते हैं किडनी यानी कि वृक्क तक। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम्स और भी प्रकार के जो केमिकल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य भी ब्लड करता है। विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। विभिन्न प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, क्रिएटिन, इनको सर्कुलेट करके किडनी तक लेके जाता है। होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है शरीर के अंदर एक नियत वातावरण मेंटेन करके रखने का कार्य जो है वो भी ब्लड ही के द्वारा किया जाता है, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को नियमित बनाए रखना, और शरीर के पूरे शरीर में एक समान हीट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, एसिड बेस को बैलेंस करना या पीएच को मेंटेन करके रखना, ये सभी कार्य भी ब्लड यानी कि रक्त के द्वारा किए जाते हैं। उसके अलावा ब्लड जो है वो हमारी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन करता है या सुरक्षा करता है। विभिन्न प्रकार की रक्त कणिकाएँ जैसे कि WBC या विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करते हैं। तो यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत बनाता है या प्रतिरक्षा तंत्र का भी एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।